नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। लीजिए, आ गए हैं हम हिंदी साहित्य के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी के अंतर्गत पद्य साहित्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही यदि कोई व्यूअर यूपी टेट या सुपर टेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है जिसमें उसको हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही खास साबित होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, साथ ही प्रत्येक रचना और प्रत्येक महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपसे बन सकते हैं उनको आप नोट जरूर करते जाएं अपनी कॉपी में, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो आधा हमें लिखते लिखते ही तैयार हो जाता है, बाद में सिर्फ हमें जरूरत पड़ती है तो सिर्फ एक दो बार फेरने की। तो लिखने की जो कला होती है वो आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है, इसलिए कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो कक्षा 12 की साहित्यिक हिंदी की प्रत्येक पाठ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें प्रत्येक पाठ के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स और उनके कवियों के बारे में जानकारी दी गई है, उनकी रचनाओं के संबंधित जानकारी दी गई है। तो ये वीडियो सिर्फ साहित्यिक वालों के लिए नहीं है, साथ ही साथ सामान्य हिंदी के भी सारे चैप्टर्स जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो साहित्यिक हिंदी है उसमें कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए उससे रिलेटेड पूरा वीडियो है। साथ ही इसमें सामान्य हिंदी के भी पूरे चैप्टर्स आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंतर्गत जो पहले जो कवि हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम सभी को जानकारी है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनकी जो प्रतिभा थी वो इतनी विलक्षण थी कि उसके कारण ही इनका जो समकालीन युग है उसको भारतेंदु युग के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो चलिए इनके हम जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके काव्य संग्रह के अंतर्गत प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, तन्मय लीला, कृष्ण चरित, दान लीला, भारत वीरत्व, विजयिनी, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित हैं। विजय पताका, ठीक है, ये रचनाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इन रचनाओं में हमें प्रेम जो शब्द है वो कॉमन देखने को मिल रहा है। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, इतनी सारी जो रचनाएं हैं इन सब का जो शीर्षक है वो प्रेम से शुरू हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि प्रेम शब्द याद रखना है हमें कि जो रचनाएं हैं जिनमें प्रेम से प्रारंभ होता है वो अधिकतर हमें अधिकांशतर हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी रचनाएं, काफी ऐसी रचनाएं भी देखने को मिलेंगी जो अन्य कवियों ने लिखी हैं, बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन बात हमें देखने को मिल रही है कि प्रेम शब्द हमें प्रयोग में आ रहा है, तो हमें प्रेम याद रखना है। साथ ही हमें माधुरी, तरंग, सरोवर, मालिका, प्रलाप, ये जो शब्द हैं ये याद रखना है कि ये प्रेम से संबंधित जो रचनाएं हैं वो अधिकतर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बनाई हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा तन्मय लीला, दान लीला, देखिए लीला शब्द भी कॉमन देखने को मिल रहा है। कृष्ण चरित, भारत वीरत्व, विजयिनी और विजय पताका, तो ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित हैं। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, काफी प्रसिद्ध नाटक इन्होंने लिखे हैं, काफी प्रसिद्ध नाटकों की इन्होंने रचना की है, जैसे कि वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक लिखा है, तो आपको याद रखना है कि सत्य और साथ में इनके नाम से संबंधित हरिश्चंद्र जो शब्द है, इस प्रकार की रचना सत्य हरिश्चंद्र नामक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, ये बहुत ही इनका प्रसिद्ध नाटक है। नील देवी और अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो तीन जो नाटक है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। एक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, दूसरा है भारत दुर्दशा और तीसरा है अंधेर नगरी। इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र भी हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन नाटकों को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा उपन्यास की भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रचना की है। प्रमुख उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये दो उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियां भी लिखी हैं। ठीक है, देखिए हिंदी गद्य में बहुत सारी विधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं,
तो जो भी विधा के अंतर्गत आता है उसके बारे में बताता जा रहा हूं कि इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं। इतिहास और पुरातत्व संबंधी मतलब समझे आप कि जो इतिहास से संबंधित है, जिसमें किसी प्रकार का इतिहास दर्शाया गया हो, वो इतिहास। और या फिर पुरातत्व मतलब किसी प्रकार की खोजबीन की गई हो जमीन। पुरातत्व अवशेष हमें क्या क्या बताते हैं कि पुरातत्व का अर्थ होता है कि जो प्राचीन काल में कुछ जानकारियां या अवशेष मिले हैं उनके बारे में जो इन्होंने कृतियां लिखी हैं। उसमें से है रचना है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास। अब देखिए महाराष्ट्र देश का इतिहास, इसमें आ गया ना इतिहास, तो ये इतिहास से संबंधित हो गई। रामायण का समय, ये भी रामायण प्राचीन काल की घटना थी, तो उसके बारे में भी इन्होंने इतिहास और पुरातत्व संबंधी अपनी रचनाओं में बताया है। अग्रवालों की उत्पत्ति, अग्रवालों की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, ये इन्होंने अपनी रचना में लिखा है। बूंदी का राजवंश, चरितावली। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनकी इतिहास और पुरातत्व संबंधी कृतियां हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उर्दू साहित्य की जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उर्दू साहित्य में इन्होंने स्यापा और नए जमाने का मुकरी, ये दो रचनाएं हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उर्दू साहित्य के अंतर्गत लिखी हैं, ठीक है। अब संपादन इन्होंने कौन कौन सी किया है पत्रिकाओं का, तो संपादन इन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया है, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन इन्होंने किया है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका का। तो ये तीन रचनाएं मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो हरिश्चंद्र जी से ही संबंधित है। एक सत्य हरिश्चंद्र थी जो कि उनका नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, उसमें भी हरिश्चंद्र आ रहा था। साथ ही जो इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया है उसमें भी हमें हरिश्चंद्र देखने को मिल रहा है, जैसे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था उसके बारे में, और आपके अध्याय से संबंधित जो पाठ का नाम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनको हम आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। हमें पता है कि आधुनिक युग के प्रारंभ जब से हुआ है, जो पहला जो युग आया आधुनिक युग के अंतर्गत वो भारतेंदु युग था, और भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही हुआ, ठीक है। तो इनको आधुनिक युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो जो आधुनिक युग के प्रवर्तक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका जो जन्म है वो 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, ठीक है। 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है 1850 ईस्वी में काशी हुआ था, इनकी मृत्यु है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। अब आप देख लीजिए 1850 से 1885 मात्र 35 वर्ष की इनकी उम्र थी जब इनका निधन हो गया था। लेकिन 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतना ज्यादा, देखिए इतना ज्यादा इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की कि इनके समकालीन युग को ही इनके नाम पर जाना गया, भारतेंदु युग के नाम पर जाना गया। और इस पाठ से संबंधित जो आपका अध्याय है वो है प्रेम माधुरी और यमुना छवि, ठीक है। हो सकता है जो आपके सामान्य हिंदी वाले हैं उनमें सिर्फ एक ही अध्याय हो, काफी पाठ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको एक ही अध्याय देखने को मिलता है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों के में 2 अध्याय हैं। 2 अध्याय मत कहिए, मतलब उनके जो 2 शीर्षक हैं वो है प्रेम माधुरी और यमुना छवि। 2 शीर्षक आपको साहित्यिक हिंदी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में बात करें तो इनकी काव्य कृतियां हैं हिंडोला, समालोचना दर्श, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण, उद्धव शतक। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने रचित की हैं, ठीक है। अब इन रचनाओं में हमें एक जो शब्द है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, वो है लहरी। जो गंगा लहरी है उसमें भी लहरी आ रहा है, श्रृंगार लहरी में भी लहरी आ रहा है, और विष्णु लहरी में भी हमें लहरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज हमें इसमें याद रखनी है कि जो हरिश्चंद्र, मात्र हरिश्चंद्र शीर्षक की जो रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है, जबकि सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये जो रचनाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि जैसे गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी और विष्णु लहरी है, यहाँ पर जो लहरी शब्द है वो कॉमन है। तो जब भी गंगा लहरी का जिक्र हो तो हमें ये तुरंत याद आ जाना चाहिए कि गंगा लहरी के साथ साथ श्रृंगार लहरी और विष्णु लहरी भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। तो एक रचना से संबंधित रखते हुए, एक रचना से संबंध बनाते हुए अगर आप रचनाओं को याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनकी जो शीर्षक, रचनाओं के शीर्षक थे उसमें
प्रेम शब्द हमें देखने को कॉमन मिल रहा था। तो प्रेम से हमें याद रखना है कि प्रेम माधुरी अगर हमें याद है तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि प्रेम माधुरी के अलावा प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और प्रेम प्रलाप, ये रचनाएं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी हैं। तो इस तरह से आप संबंध बनाते हुए जब रचनाएं लिखेंगे या याद करेंगे तो वो आपको भूलती नहीं है, एक रचना से दूसरी रचना आपको याद आ जाती है। तो बस मैं यही बताना चाहता था आपको। यहाँ पर गंगावतरण और उद्धव शतक भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके अलावा इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जो कि हैं सुधाकर, कवि कुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हमीर हट, प्रकीर्ण गद्यावली, रस विनोद, हिम तरंगिणी और बिहारी रत्नाकर। ठीक है, ये जो ग्रंथ हैं ये भी हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ संपादन कार्य भी किए हैं जो कि है साहित्य सुधा निधि, इसका इन्होंने संपादन किया है, और साथ ही साथ सरस्वती पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सरस्वती पत्रिका का जो महत्वपूर्ण संपादन कार्य, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध इनके संपादक माने जाते हैं, वो कौन है, उनके बारे में आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म जो है वो 1866 ईस्वी में, इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, अभी हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी काशी में पढ़ा और अब इनका भी 1866 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, और जो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, इनको आधुनिक जो काल है उसके ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ब्रज भाषा के। ठीक है, आधुनिक काल की ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो 1932 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसके अलावा इनके बारे में हम बात करें तो अध्याय जो आपके सिलेबस से संबंधित है वो है उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण। ये इन्होंने अध्याय जो है वो लिखे हुए हैं, वो आपके सिलेबस से संबंधित है। अब आगे हम बात करेंगे अन्य जो दूसरे हमारे कवि हैं, उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जो काव्य संग्रह हैं वो हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत और कल्पलता। तो देखिए यहां पर भी हमें जो चौपदे जो शब्द है वो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है दोनों ही रचनाओं में, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, इन दोनों रचनाओं में। तो चोखे चौपदे जब भी हमें जिक्र हो तो हमें चुभते चौपदे याद हो जाना चाहिए, एक साथ याद कर लीजिए चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसके अलावा प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कुछ इस प्रकार से आप अपनी रचनाओं को याद करने का तरीका रखिए कि एक के साथ दूसरी याद हो जाए। जैसे कि आपने इसको थोड़ा सा एक तुकबंदी के मिजाज में अगर आप याद करें कि प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, तो ये आपको याद हो जाएगी कि हाँ, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये रस कलश है वो इनकी प्रबंध काव्य की रचना है, इनका एक प्रबंध काव्य है। और इसके अलावा जो कल्पलता है, कल्पलता नामक रचना है, वो मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का मुक्तक काव्य है। तो चार ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए प्रिय प्रवास दे दे, ग्राम गीत दे दे, चोखे चौपदे दे दे और कल्पलता दे दे। तो हमें याद रखना है कि कल्पलता उनका मुक्तक काव्य है और ऐसे ही रस कलश जो है वो उनका प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके उपन्यास के बारे में। तो इन्होंने उपन्यास जो लिखे हैं वो है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। तो ये जो इनके उपन्यास हैं उनको भी याद रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, इनसे संबंधित बहुत से सारे प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपकी बोर्ड परीक्षाओं में भी इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नाटक है इनके प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय, दो नाटक इन्होंने लिखे हैं। उपाधि इनको कौन कौन सी दी थी, देखिए इनको उपाधि प्रदान की गई थी कवि सम्राट, कवियों का सम्राट, इनको कवियों का सम्राट कहा गया था। साथ ही साहित्य वाचस्पति, ये दो उपाधियां हैं जो हरिऔध जी को प्रदान की गई थी। इनका नाम ही इतना बड़ा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। ठीक है, तो इनको कवि सम्राट और वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। अब अगर बात करें इनकी जन्म मृत्यु के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म कहां पर, निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि कौन कौन उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो निजामाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। साथ ही इनकी मृत्यु जो है वो 1947 ईस्वी। अब देखिए, इनकी मृत्यु बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कभी भी, इसलिए क्योंकि 1947 ईस्वी में ही हमारा देश आजाद हुआ था। तो इस तरह से आप इनकी मृत्यु याद रख सकते हैं कि जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। ठीक है, और इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि जो हरिऔध जी हैं, इन्होंने भारतेंदु युग में भी रचनाएं लिखी हैं, द्विवेदी युग में भी रचनाएं लिखी हैं और छायावादी युग में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने तीनों युगों में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अध्याय के बारे में कि ये जो इनका शीर्षक है पवन दूतिका, ये हमारे अध्याय से संबंधित है। पवन दूतिका नामक शीर्षक आपके अध्याय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त, या ये कहिए कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनके नाम के आगे आप राष्ट्र कवि हमेशा लगाकर रखें, क्योंकि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, तो हमेशा इनके नाम के आगे आप राष्ट्र कवि लगाकर रखें। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, कभी नहीं भूलेगा आपको कि राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को प्रदान की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके काव्य ग्रंथों के बारे में। इन्होंने कौन कौन से काव्य ग्रंथ लिखे हैं। भारत भारती बहुत ही फेमस है, किसान शकुंतला बहुत ही ज्यादा फेमस है, पंचवटी बहुत ही ज्यादा फेमस है, त्रिपदिका, साकेत, यशोधरा ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इनके काव्य ग्रंथ, द्वापर, नहुस भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, काबा और करबला, ये जो काव्य ग्रंथ हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हैं, जो मैंने आपके सामने लिखे। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस और करबला, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपकी जो कि यूपी बोर्ड की या फिर किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें अगर आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनसे संबंधित रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब पद्यबद्ध रूपक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, वो कौन कौन सी हैं। अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास, ये इन्होंने पद्यबद्ध रचनाएं लिखी हैं, अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास। ठीक है, ये 3 रचनाएं हैं जो इन्होंने पद्यबद्ध रूपक के अंतर्गत लिखी हैं। अनुदित रचनाएं कौन कौन सी इनकी, तो अनुदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और व्रत संहार। मैंने आपको बता ही दिया कि इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी, तो इनका पूरा नाम आप हमेशा ये याद रखिए कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, इस तरह से आप याद रखिए। आप जिस प्रकार से अपने पढ़ने की दिशा बनाएंगे, आप जिस प्रकार से पढ़ने का तरीका बनाएंगे, आपको याद रखने में उतनी सावधानी, उतनी ही सरलता आपको मिलेगी। ठीक है, जन्म के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था, झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। चिरगांव झांसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि महोबा जिले का नाम किस किस ने सुना है, या महोबा जिले में कौन कौन रहता है, कौन कौन महोबा जिले के आसपास रहता है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि महोबा जिला झांसी के काफी नजदीक पड़ता है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि महोबा जिले से संबंधित किसका है, या कौन महोबा जिले से संबंधित है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास के कितने हमारे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आपने नाम भी सुना हो अगर, तो जरूर आप बताइएगा। और इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो 1964 ईस्वी में हुई थी। जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। अध्याय के अंतर्गत इनका जो शीर्षक है वो है कैकई का अनुताप और गीत। ये दो जो शीर्षक हैं वो आपके अध्याय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखनी है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनको राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी है वो महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक है, और 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे हम बात करते हैं, चलिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो कि छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, इनकी काव्य कृतियां हैं चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये इनकी काव्य कृतियां हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रेम पथिक, यहाँ पर भी प्रेम आ रहा है तो ये कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना हो जाएगी, नहीं। आपको याद रखना है कि प्रेम पथिक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, जबकि प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका ये रचनाएं जो थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। तो आपको संबंध ऐसा भी रखना है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रेम पथिक आप अलग से याद रखिए, जबकि प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, उनको आप इकट्ठा एक साथ याद रखिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं इनकी प्रबंधात्मक कविताओं के बारे में। तो प्रबंधात्मक कविताएं हैं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और अशोक की चिंता, ये इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं। नाटक इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तो भूलने ही नहीं चाहिए। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, आजाद शत्रु, प्रायश्चित। अब इन रचनाओं में मुझे लगता है कि कम से कम ये जो रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ और आजाद शत्रु, ये रचनाएं सभी को याद होंगी। जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित जो ये उनके नाटक हैं ये लगभग सभी को याद होंगे। सिर्फ यहाँ पर हमें याद रखना है तो राजश्री और प्रायश्चित और हमें याद रखना है और इनको नोट डाउन कर लेना है। ये हमारे नाटक तैयार हो गए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। ठीक है, उपन्यास, अब इनके उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती भी आप याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, काफी प्रसिद्ध हुए हैं इनके नाटक और उपन्यास। इरावती के बारे में बताना चाहूंगी, जो इरावती है वो जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। अगर पूछता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है तो इरावती जयशंकर प्रसाद जी का एक अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, जो इन्होंने पूरा नहीं कर पाया उसको अपूर्ण बोलते हैं, तो ये उनका एक अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, ये इनके कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे हम बात करें निबंध संग्रह के बारे में तो निबंध संग्रह इनके हैं काव्य और कला। जयशंकर प्रसाद जी का निबंध संग्रह है काव्य और कला। अब इनके जन्म और मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक, काशी यानी उत्तर प्रदेश में है काशी, तो 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी और जयशंकर प्रसाद जी, तीनों का जन्म हमने देखा कि काशी में हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप एक साथ संबंधित रखते हुए याद रखिए कि इन तीनों का जन्म काशी में हुआ था। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो नागरी प्रचारणी सभा थे उसके ये उपाध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, उपाध्यक्ष रहे थे ये, और छायावाद के प्रवर्तक के बारे में तो आप याद ही रखेंगे इनको। ठीक, अब बात करते हैं कि अध्याय का शीर्षक क्या है। तो अध्याय का शीर्षक है गीत और श्रद्धा मनु। इन्होंने जो अध्याय लिखा है वो उनका जो शीर्षक है वो गीत है और एक जो अन्य शीर्षक है उसका नाम है श्रद्धा मनु। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इनका काव्य ग्रंथ जो है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते और आराधना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित इनके काव्य ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा संबंध के साथ ऐसे याद रखिए कि अनामिका, अणिमा, आराधना, जिसमें आ शब्द की आवृत्ति मतलब आ शब्द से शुरुआत हो रही है। अनामिका, अणिमा, आराधना एक साथ याद रखिए आप तीनों को, ताकि आपको भूले ना। अनामिका, अणिमा और आराधना, साथ ही परिमल और गीतिका और नए पत्ते, इनको याद रख लीजिए। तो जब आप एक साथ याद रखते हैं या थोड़ा कुछ एक तुक मिजाज के साथ याद रखते हैं तो आपको ये चीज भूलती नहीं है। तो बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जो रचना है उनकी याद रखने की आदत, आप अपनी हैबिट इस तरह से बनाइए कि आपको 2-3 रचनाएं इकट्ठी याद हो जाएं उस कवि से संबंधित, तो आपको वो भूले ना। ठीक है, अन्य कविताओं के बारे में तो अन्य कविताएं इनकी कुछ अन्य कविताएं हैं। तुलसीदास, अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में इन्होंने तुलसीदास नामक शीर्षक से एक कविता लिखी है, और राम की शक्ति पूजा। अब देखिए तुलसीदास जी ने राम के बारे में अपनी रचनाओं का उल्लेख किया था और इन्होंने तुलसीदास और राम इन दोनों के द्वारा एक अन्य अलग अलग शीर्षक के द्वारा तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा 2 इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और सरोज स्मृति,
तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ठीक है, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा आपको एक साथ याद हो सकती है, क्योंकि तुलसीदास और राम जी कहीं ना कहीं हमें संबंध इनका देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इनको आपको बताया कि तुलसीदास और राम एक साथ याद रखिएगा आप। गद्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? गद्य रचनाएं इनकी है चतुरी चमार। ठीक है, चतुरी चमार नामक इनकी गद्य रचना है। बिल्लेश्वर, बकरेहा, प्रभावती और निरूपमा, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, गद्य रचनाएं हैं चतुरी चमार, बिल्लेश्वर, बकरेहा, प्रभावती और निरूपमा। अब इन्होंने संपादन कौन कौन सी किए हैं? तो इन्होंने संपादन किए समन्वय, मतवाला, सुधा, गंगा पुस्तक माला, ये इनकी कुछ संपादन है जो इन्होंने किए हैं। संपादन इन्होंने पत्रिकाओं की संपादन किए हैं, पत्र या पत्रिकाएं होती हैं। समन्वय नामक एक पत्र था जिसका उन्होंने संपादन किया था। इसके अलावा मतवाला नामक एक अन्य पत्रिका या पत्र थी, उसका संपादन इन्होंने किया था। सुधा पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था और गंगा पुस्तक माला का भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, साथ ही आप याद रखिए जो निराला जी हैं उनको हम महाकवि के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त याद रखिए, उसी तरह से मैं आपको कहूंगा कि निराला जी के आगे भी आप महाकवि लगाकर याद रखिए कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा, अपनी हैबिट बना लीजिए तो आपको ये भूलेगा नहीं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। ठीक है, महिसादल राज्य के, बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में हुआ था 1899 ईस्वी में। ठीक है, 1899 ईस्वी आप सन जरूर याद रखिएगा। 1900 ईस्वी से जस्ट एक साल पहले इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। और जो आपके अध्याय का शीर्षक है वो बादल राग या संध्या सुंदरी, बादल राग या संध्या सुंदरी आपके अध्याय का शीर्षक है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इन्होंने प्रकृति से संबंधित और नारी से संबंधित, प्रकृति के चित्रण से और नारियों से संबंधित बहुत सारी इन्होंने रचनाओं पर बल दिया। यानी इन्होंने, इनका जो शीर्षक होता था वो प्रकृति चित्रण से या फिर नारी शक्ति से संबंधित होता था। और नारी शक्ति के लिए हम देख सकते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं अनामिका, आराधना, तो ये और अड़िमा, ये रचनाएं इन्होंने नारी शक्ति के ऊपर ही लिखी हैं। ठीक है, आराधना, अनामिका और नए पत्ते, ये इनके प्रकृति चित्रण से संबंधित। तो कुछ इनका जो शीर्षक रहे हैं वो प्रकृति चित्रण और नारी शक्ति के ऊपर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, इनको उपाधि दी गई थी प्रकृति के सुकुमार कवि की। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, इतना आपको एक साथ याद रखना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, तो उनकी उपाधि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इनकी काव्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं हैं वीणा, युगांत, युगांतर, युगवाणी, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण और उच्छ्वास, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की ये काव्य रचनाएं हैं। अब इनमें भी देखिए कॉमन बात क्या देखने को मिल रही है, युग, युग शब्द कॉमन देखने को मिल रहा है। युगांत, युगांतर, युगवाणी। अब युगांत और युगांतर में सिर्फ रा का हमें सिर्फ जो भिन्न, इसमें थोड़ा सा सिर्फ रा अक्षर लास्ट में आ रहा है, ये इतने इसमें भिन्नता है। बाकी युगांत और युगांतर एक साथ आप याद रख सकते हैं। और साथ में युगवाणी, इसमें भी युग आ रहा है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य रचना है वीणा, युगांतर, युगांत, युगवाणी, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ठीक, ये रचना इनकी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नोट आपको सारी करनी है, याद भी आपको सारी करनी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मैं इसलिए बता देता हूं कि इनको आप बिल्कुल कतई ना भूलें। ठीक है, और ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो इतना ज्यादा आप समझ लीजिए, इतना धनी होने वाला है। धनवान कहते हैं ना, जो चीज, जिस चीज की अधिकता हो, तो ये रचनाओं से इतना धनवान होने वाला है क्योंकि इसमें जितने भी साहित्य, आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख लेखक या कवि हैं, उन सभी को इन वीडियो में शामिल हो गए हैं। वो सभी इस वीडियो में आ गए हैं और आपकी जो रचनाएं हैं, इतनी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही हैं कि आपका पेपर है वो इस
वीडियो से मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके देखिए, धीमे स्लो चाहे जैसे देखना हो वैसे देखिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और इन रचनाओं को आप एक हफ्ते के अंदर, मतलब मैं ये कहूंगा कि एक हफ्ते के अंतर्गत रिवाइज जरूर करते रहिए एक एक लेखक की। ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा लोड एक साथ ले लीजिए, लेकिन लिखने के बाद आप प्रत्येक लेखक की हर एक हफ्ते में आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आपको रचनाएं जल्दी भूल जाएंगी। और जब बार बार आप देखिएगा, आप देखेंगे कि जब आपने 5-6 बार कहीं आपने अगर रिवीजन कर लिया, तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने मित्र मंडली में, आपके अपने ग्रुप में आपसे अधिक रचनाएं किसी को तैयार नहीं होंगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, गीति नाट्य रचनाएं इनकी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ज्योत्सना, रजत शिखर और अतिमा। अब देखिए अरिमा आई थी अभी अभी हमने देखा था, अरिमा नामक जो रचना थी वो हमने देखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना थी अरिमा देखी थी। यहाँ पर ये सुमित्रा नंदन पंत जी की अतिमा है। अंतर याद रखिएगा, अरिमा और अतिमा में अंतर है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि अगर आप ऐसे रटेंगे अरिमा 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 करके, तो आप कहीं ना कहीं अगर पेपर में अतिमा आ गया तो आप भूल जाएंगे कि आपने अतिमा पढ़ा था। इसलिए आप अलग अलग याद रखिए, अरिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और अतिमा सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनका हार है, हार यानी कि डिफीट, हार नामक उपन्यास सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, भूलिए मत। कहानी संग्रह 5 कहानियां, 5 कहानियों का कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। देखिए उपाधि दी गई थी प्रकृति के सुकुमार कवि की। अब इनकी जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी कूर्मांचल में हुआ था। अब ये कूर्मांचल कहाँ है? ये हिमालय के पास पड़ता है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो 1977 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जन्म स्थान थोड़ा सा इनका कठिन है कि कौसानी कूर्मांचल में, बाकी अभी तक हमें सिर्फ काशी बार बार देखने को मिल रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा नया है, इसको आप याद रखिए कि 1900 ईस्वी में कौसानी कूर्मांचल में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं अध्याय के शीर्षक के बारे में, तो इनका अध्याय का शीर्षक है नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति। ये इनके अध्याय के शीर्षक हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनको 1961 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो इनकी चिदम्बरा नामक रचना है, उस पर, ये जो चिदम्बरा नामक रचना है उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और लोकायतन पर इनको सोवियत पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, काफी पुरस्कार इनको इनकी रचनाओं के लिए मिले थे। इनकी रचना इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी कि इनको चिदम्बरा के लिए साहित्य अकादमी, लोकायतन के लिए सोवियत पुरस्कार और चिदम्बरा के लिए भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और याद रखना है कि 1961 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तो दिया ही गया था। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, दीपशिखा और यामा, ये इनकी रचनाएं हैं, इनके काव्य संग्रह हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ज्यादा नहीं है, 6 ही हैं, तो याद रख लीजिए। सभी काफी प्रसिद्ध भी रही हैं, यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, ये तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। 3 गद्य रचनाएं हैं और 6 काव्य संग्रह हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। सब सरल हैं, इतने ज्यादा कठिन आपको रचनाएं इनकी नहीं देखने को मिलेंगी, आपने पढ़ी ही होंगी। ठीक है, संपादन अगर हम बात करें संपादन की, तो संपादन इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, और आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। महादेवी वर्मा जी को यामा नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया था 1983 ईस्वी में। सन याद नहीं रखनी, लेकिन आपको याद रखना है कि इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। याद रखिएगा कौन कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया, पद्म भूषण, साथ इनको भारत भारती पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया।
किया गया था। अगर आप सन याद रखना चाहें तो 1983 ईस्वी में ये पुरस्कार इनको प्रदान किए गए थे, तो आप सन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। तो याद रख सकते हैं कि 80 साल ये जी थी। इनका जो जीवन, इनकी जीवन यात्रा रही थी वो 80 साल की रही थी। ठीक है, अध्याय की शीर्षक की बात करें तो इन्होंने गीत, इनके अध्याय का शीर्षक है वो है गीत। अब जो गीत है वो आपको सांद गीत, इनके जो गीत नामक अध्याय है उसमें सांद गीत और दीपशिखा वगैरह की जो पद्यांश लिए गए हैं वो दीपशिखा और इनकी रचना जो सांद गीत उससे लिए गए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको जानकारी दे दी, आपको इतना इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको शीर्षक याद रखना है कि गीत नामक शीर्षक है। चलिए अब आगे बात करते हैं अन्य जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख और हारे को हरिनाम। तो ये जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आगे इनकी गद्य रचनाओं के बारे में बात करें तो गद्य रचना है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय। ये इनका एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इनकी जो उर्वशी नामक रचना थी, जो इनकी उर्वशी नामक रचना थी उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो इनकी संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। ठीक है, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ये भी याद रखिए, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अब बात करते हैं इनकी जन्म और मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में। तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। अब मृत्यु की बात करें तो 1974 ईस्वी में हुई थी, 1974 ईस्वी में। अब अगर इनके जो अध्याय का शीर्षक है उसके बारे में बात करें तो पुरुरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, ये इनके अध्याय का शीर्षक है। तो इनकी रचनाओं को, काव्य रचनाओं को आप बहुत अच्छे से याद रखिए। साथ ही साथ इनकी गद्य रचना को, गद्य रचना इनकी संस्कृति के 4 अध्याय है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और किसके लिए, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा नाम है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको नई कविता का जनक माना जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को नई कविता का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी नई कविता के जनक माने जाते हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनके काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यल्म, हरी घास पर चढ़बर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणामय प्रभामय, ये इनकी काव्य संग्रह है। तो इनको थोड़ा याद करने का देखिए मैं बताऊं, थोड़ी बड़ी बड़ी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनके जो शीर्षक रहे हैं, जैसे इनकी रचनाओं के शीर्षक रहे हैं काफी बड़े बड़े रहे हैं, जैसे कि आप देखिए हरी घास पर चढ़बर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, तो काफी अरियो और ये भी अरियो करुणामय प्रभामय। तो इनकी जो रचना है काफी बड़े बड़े शीर्षक हैं, लेकिन इनको याद रखने का एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इनको इस तरह से याद रखिए कि आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये जो तुकबंदी हो रही है इससे आपको एक साथ दोनों रचनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये देखिए इन दोनों रचनाओं को एक साथ मिलाइए, हरी घास पर चढ़बर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, एक साथ। तो एक
इस प्रकार का सेंस निकल रहा है कि हरी घास पर क्षण भर के लिए इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। तो एक साथ याद रखिए कि हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। तो ये आपकी 4 रचनाएं आपको ऐसी याद हो गई। अब भग्नदूत, चिंता, त्यल्म और बावरा अहेरी, हरि ओ करुणामय प्रभामय, तो इनको आप अलग अलग भी याद रख सकते हैं, लेकिन संबंध रखिए कि भग्नदूत चिंता, भग्नदूत और चिंता एक साथ रखिए। तो इनकी इस प्रकार से आप काव्य इनके संग्रह याद रख सकते हैं। काफी इनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी बड़ी रचनाएं जैसे बड़ी शीर्षक ये ज्यादा पूछे जाते हैं। हरी घास पर क्षण भर, या फिर कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पास द्वार और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ये रचनाएं इनकी ज्यादा पूछी जाती हैं। अब कहानी संग्रह के बारे में हम बात करें तो कहानी संग्रह है इनका विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप और अमर वल्लरी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ठीक है। उपन्यास के बारे में बात करें तो शेखर एक जीवनी नामक इन्होंने उपन्यास लिखा था। इसके 2 भाग हैं, एक और भाग में है, मतलब शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। जैसे हम कभी कभी देख लेते हैं, कोई हम मूवी देखते हैं तो उसके भी 2 पार्ट बन जाते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होंगी कि मतलब कोई भी मूवी होती है उसके दूसरा पार्ट भी आ जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने ये भी जो रचना लिखी है 2 भाग में लिखी है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, इसके 2 भाग हैं। और इसके अलावा नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये इनके उपन्यास है। निबंध संग्रह की बात करें तो इन्होंने निबंध संग्रह कौन कौन से लिखे हैं? सब रंग और कुछ राग, ये इनका एक निबंध है। आत्मने पद और लिखी कागज कोरे, ठीक है, ये इनके निबंध संग्रह है। अब नाटक की बात करें तो नाटक इन्होंने लिखा है उत्तर प्रियदर्शी, यात्रा वृतांत। अब देखिए यात्रा वृतांत की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृतांत काफी प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, ये इनका दूसरा यात्रा वृतांत है। डायरी, माफ कीजिएगा, डायरी की बात करें तो भवंती, अंतरा और शाश्वती, ये इनकी डायरी है। संस्मरण की बात करें तो स्मृति लेखा, ये इनकी संस्मरण है। और आलोचना की बात करें तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये पूरी एक रचना का नाम है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। ठीक है। और त्रिशंकु, ये इनकी आलोचना है। अब देखिए मैंने आपको रचनाओं को बता दिया कि आपको रचना इसी प्रकार से याद रखना है कि हरी घास पर क्षणभर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, ये आप एक साथ 2 रचनाएं याद रख सकते हैं। ठीक है। भग्नदूत, चिंता, इनको एक साथ याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको आंगन के पास द्वार और कितने नावों में कितने बार, ये आपको तुकबंदी के साथ याद रख सकता है कि आंगन के पास द्वार कितने नावों में कितने बार। तो इस तरह से आप अपनी रचनाएं याद रखिएगा कि ये रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद बासैन अज्ञे जी की हैं और इनको नई कविता का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इनको नई कविता का जनक कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इनका जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में। तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगर अध्याय के शीर्षक की बात करें तो अध्याय का शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ठीक है, ये 2 इनके अध्याय के शीर्षक है, मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ठीक है। अब आगे हम बात करें जो हमारे अन्य लेखक, अन्य कवि हैं, वो है नरेंद्र शर्मा जी के बारे में बात करते हैं। इनके काव्य संग्रह हैं सूल फूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और रक्त चंदन। देखिए यहाँ पर फूल की बार बार आवृत्ति हो रही, फूल फूल फूल, इंग्लिश वाला फूल नहीं, हिंदी वाला फूल। तो सूल फूल, कर्ण फूल और मिट्टी और फूल, यहाँ पर फूल जो शब्द है उसके शीर्षक उनके ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप याद रखिए कि जहां पर फूल शीर्षक आ रहा है वो नरेंद्र शर्मा जी से संबंधित है। तो तीनों रचनाएं सूल फूल, कर्ण फूल, मिट्टी और फूल, ये आपको एक साथ याद रख लेनी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। आगे खंड काव्य इनके कौन कौन से हैं? द्रौपदी, उत्तर जय और सुवर्णा, ये इनके खंड काव्य हैं नरेंद्र शर्मा जी के। ठीक है। अब इनके जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के
बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ था। अब अगर इनकी मृत्यु के बारे में हम बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 1989 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1989 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये रचनाएं हो गई। आपको याद रखना है कि फूल शीर्षक से संबंधित जो रचनाएं हैं वो नरेंद्र शर्मा जी की हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें अध्याय से संबंधित, तो इनका अध्याय जो है उसका नाम विविधा है वैसे। ठीक है, विविधा नाम है अध्याय का, लेकिन विविधा के अंतर्गत मधु की एक बूंद नामक शीर्षक इनकी कविता दी गई है, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि विविधा के अंतर्गत मधु की एक बूंद नामक कविता, इनकी जो शीर्षक के नाम से मधु की एक बूंद नामक शीर्षक से इनकी कविता दी गई है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृतियां कौन कौन सी है? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, सरोवर दिन, कालजयी, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति। अब इनका जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान, तो इनका जन्म 1914 ईस्वी में होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। अध्याय इनका क्या है? तो इनका अध्याय है विविधा के अंतर्गत इनके अध्याय के शीर्षक का नाम है बूंद टपकी एक नभ से। ठीक है, बूंद टपकी एक नभ से इनके अध्याय के शीर्षक का नाम है। आगे बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की काव्य जो रचनाएं हैं वो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक दूल और तार सप्तक, ये इनकी काव्य रचना है। ठीक है, कहानी संग्रह के बारे में बात करें तो कहानी संग्रह इनका है काठ का सपना, और इनका उपन्यास है विपात्र, इनका आत्माख्यान है एक साहित्य की डायरी, इनकी पुस्तक समीक्षा है उर्वशी। अब देखिए उर्वशी जो थी वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना थी ना, तो उसी की पुस्तक समीक्षा, उनकी पुस्तक की समीक्षा के बारे करते हुए इन्होंने एक रचना लिखी है उर्वशी दर्शन और काव्य। और कामायनी, कामायनी थी जयशंकर प्रसाद की, तो उस पुस्तक की समीक्षा करते हुए इन्होंने लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, अगर उर्वशी बस पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर है, कामायनी बस पूछे तो जयशंकर प्रसाद है, लेकिन अगर उर्वशी दर्शन और काव्य इस प्रकार से पुस्तक समीक्षा के रूप में पूछता है, या कामायनी एक पुनर्विचार, तो ये रचनाएं जो की हैं वो आपके गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने की हैं। ठीक है, अब इनकी जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में श्योपुर नामक स्थान पर, जो कि ग्वालियर जिले में आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो वहां पर हुआ था। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो अध्याय है इनका वो विविधा के अंतर्गत आता है मुझे कदम कदम पर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी के बारे में। गिरिजा कुमार माथुर जी, इनकी काव्य संकलन है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, पंख चमकीले, जो बंध ना सका, छाया, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वीकल, ये इनके काव्य संकलन है। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म इनका 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अशोकनगर नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई थी। अध्याय के बारे में बात करें तो विविधा के अंतर्गत इन्होंने चित्रमयी धरती नामक अध्याय का शीर्षक दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। ये काफी प्रसिद्ध है, आपके लिए काफी जरूरी है। तो धर्मवीर भारती जी की काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया। अब देखिए ठंडा लोहा और अंधा युग या फिर कनुप्रिया, ये काफी इनके प्रसिद्ध रहे हैं, ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कहानी संग्रह के बारे में। तो कहानी संग्रह इनके हैं चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास है इनका गुनाहों का देवता, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और सूरज का सातवां घोड़ा, दोनों ही उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। निबंध संग्रह के बारे में बात करें तो कहनी, अनकहनी, पश्यंती और ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। नाटक की बात करें तो नदी प्यासी थी। एकांकी संग्रह है इनका नीली झील। ठीक है, और आलोचना ग्रंथ है इनका साहित्य और मानव मूल, दो आलोचना ग्रंथ हैं। इसके अलावा इनको भारत भारती और व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथ ही साथ इनको पद्मश्री, अभी तक हम पद्म भूषण सम्मान पढ़ रहे थे सभी के बारे में, इनको पद्मश्री से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। जन्म के बारे में बात करें तो 1926 ईस्वी में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई है वो 1997 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब अध्याय की बात करें तो अध्याय इनका है विविधा के अंतर्गत सांझ के बादल। तो इनका जो अध्याय है उसका शीर्षक है सांझ के बादल, जो कि विविधा के अंतर्गत आता है। तो देखिए अब इस वीडियो में आज हमने
भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, इसके अलावा काफी मैथिली शरण गुप्त, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। महादेवी वर्मा जी के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो ये जो लेखक हैं, ये जो कवि हैं, ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत अद्भुत इनका स्थान है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके हिंदी साहित्य की दृष्टि से। और उनकी सारी रचनाएं आपके हिंदी साहित्य में, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने आज आपको इस वीडियो में करवा दी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा, बहुत ही हितकर होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बना लें, साथ ही अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, जारी रखिए, बार बार आप अपना रिवीजन करते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपकी तैयारी को अच्छे से अच्छा करवाने के लिए लगातार अच्छे वीडियोस आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी तैयारी के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।